अपने आप में ना बहुत बड़ा किंगडम है। तो ये किंगडम को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स जैसे कि हमारे एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा नियम है कि फर्स्ट वाले चैप्टर जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, कुछ क्वेश्चनिंग वीडियो, कुछ क्वेश्चनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे जिससे ना आपको क्यूरियोसिटी होगी कि ओके दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट कैन अराइज इन अ माइंड। भले आपके माइंड में अराइज ना हो बट दिस इज जस्ट अ रियलिटी चेक कि भाई क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए ऐसे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखिए, इसमें बोल रहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker in 1969, wherein the suggested the 5 kingdom classification कौन से थे? Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. In this chapter, we will deal in detail with further classification within the kingdom Plantae, properly known as the plant kingdom. So, हमने ना बॉटनी के प्रीवियस चैप्टर जिसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम था, मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो मेक श्योर दैट यू गो एंड वॉच इट। सो प्रीवियस चैप्टर में हमने समझा था कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे बहुत सारी स्पीशीज हैं एंड हमारी एज अ ह्यूमन वी हैव द क्यूरियोसिटी टू लर्न एवरीथिंग। सर ना क्लासिफिकेशन सिस्टम ना बहुत ही स्लोली इवॉल्व हुआ, तो हमने देखा कि बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आए, चेंजेस आए। जितना ज़्यादा हम डीप में गए किसी चीज़ की स्टडीज़ में उतना ही बेटर क्लासिफिकेशन आया। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय विटेकर, जो हमने पढ़ा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं। कौन से चीज़ें होती है इसमें? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलियन, प्लांटे। प्रीवियस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा था, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था, फंगाई के बारे में बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ लिया था कि उनके अंदर सब डिविजन्स कैसे होते हैं, क्लासेस कैसे होती है। वो भी हमारे लिए ना एक एस्टोनिशिंग चैप्टर्स था, क्योंकि हमें वो डेली लाइफ में हमारे सराउंडिंग में देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि ऐसे स्पीशीज जो हमारे साथ रहते तो धरती पे ही है लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। इट वॉज दैट टाइप ऑफ स्पीशीज। ये चैप्टर में हम कवर अप करेंगे किंगडम प्लांटे, जो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसे पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले हमारे यूज के लिए, ऑफ कोर्स फॉर अ ह्यूमन ग्रीडी नेचर, कि हमें पता चल सके वो ये स्टडीज है, वो ये सिक्रीशन करता है, ये हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है और इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिट हो सकता है। सो उसके स्टडीज के लिए, और हमें ऐसा क्यूरियोसिटी कि भाई हम इस धरती पर रह रहे हैं तो क्या हम अकेले रह रहे हैं? डू वी हैव ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल? तो उनकी स्टडी करना, उनको क्लासीफाई करना हम वो चैप्टर में समझेंगे। तो याद रखना, हम जो आजू बाजू देखते हैं इट्स जस्ट एन एंजियोस्पर्म। से बहुत बार तो ऐसा होता है कि आजू बाजू होते ही नहीं कुछ अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग्स, राइट? तो ये चैप्टर्स हैं फॉर योर फ्यूचर जनरेशन, कि उनको पता चल सके भाई ये प्रेजेंट होते थे नेचर में, लेकिन ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के कारण सब कुछ ठप पड़ गया, राइट? क्या बोल रहे देखो, वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग, हमारा जो नॉलेज है वो ना धीरे धीरे बहुत ही ओवर टाइम चेंज होते गया है एज अकॉर्डिंग टू द प्लांट किंगडम। किस प्रकार से चेंज हुआ है? Fungi and a member of Monera, Protista having the cell wall have now been excluded from the Plantae, though earlier classification placed them in the same kingdom. ये वही प्रीवियस वाली चर्चा हो रही है कि पहले के ज़माने में बहुत ही बेकार क्लासिफिकेशन हुआ करता, तो इसी की वजह से फंगाई के कुछ मेंबर्स, मोनेरा के कुछ मेंबर्स, प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स, एज उनके पास सेल वॉल थे, सेल वॉल वाज द मेन क्राइटेरिया जो हमें किंगडम प्लांटे के अंदर रखना था, इनके पास भी सेल वॉल था। इसी की वजह से दो दे वर नॉट अ प्लांट, उनको ना इस प्लांट किंगडम में रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे हमने डीप गए, हमने स्टडीज की, हमारा ह्यूमन कैपेसिटी इंक्रीज हुआ, हमारा इंटेलिजेंस इंक्रीज हुआ, तो हमें समझा कि नहीं भाई ये अपना इसका अलग ही किंगडम है। इसी की वजह से किंगडम प्लांटे के अंदर से जो मेंबर्स ऑफ फंगाई थे, मोनेरा थे, प्रोटिस्टा थे, उनको निकाल दिया गया था। सो द साइनोबैक्टीरिया, these are referred to as blue green algae and not alga anymore. So हमने प्रीवियस चैप्टर में मोनेरा में पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया के बारे में, जिसको हम कॉमनली ना ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होती है कि वो देखते हैं कि ओ ब्लू ग्रीन एल्गा, तो एल्गा आ गया तो क्या होगा, वो किंगडम प्लांटे का पार्ट होगा, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि किंगडम प्लांटे में भी फर्दर डिवीजन हुआ, उसमें से एक डिवीजन एल्गा का था। तो हम साइनोबैक्टीरिया को भले ही शॉर्ट फॉर्म में ब्लू ग्रीन एल्गा बोलते हैं, लेकिन वो एल्गा है ही नहीं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब क्या क्या हम पढ़ने वाले। देखो ये चैप्टर में किंगडम प्लांटे के अंदर ना बहुत सारे डिविजन्स है। कौन से डिविजन्स है? डिवीजन नंबर 1 इज एल्गा।
तो देखो किंगडम प्लांटे को किस किस पार्ट में डिवाइड किया, फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड किया है, एल्गा, ब्रायोफाइट, टेडिरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इनको किस में रखा गया, किंगडम प्लांटे के अंदर रखा गया। देखो किंगडम इज अ ब्रॉडर पार्ट, उसके अंदर भी बहुत सारे सब कैटेगरीज पाए जाते हैं। तो किंगडम प्लांटे के अंदर कौन से सब कैटेगरीज है, तो किंगडम प्लांटे इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्गा, ब्रायोफाइट, टेडिरोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। जो हम आजू बाजू देखते हैं, हमारे सराउंडिंग में देखते हैं, दे आर एंजियोस्पर्म, जो एकदम हायर क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन प्लांट का भी ना इवोल्यूशन बहुत ही स्लोली हुआ है। पहले वो एल्गे में था, फिर वो थोड़ा डेवलप हुआ, ब्रायोफाइट्स में कन्वर्ट हुआ, वो थोड़ा और एडवांस हुआ, टेरिडोफाइट में कन्वर्ट हुआ, वो थोड़ा और एडवांस हुआ, जिम्नोस्पर्म में कन्वर्ट हुआ, और एडवांस हुआ, एंजियोस्पर्म में कन्वर्ट हुआ। ये इवोल्यूशन चालू है। दैट डजंट मीन कि एल्गा के मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है अभी अर्थ पे, दैट डजंट मीन कि ब्रायोफाइट के नहीं प्रेजेंट, इस प्रेजेंट सभी के, लेकिन वही सेम स्पीशीज कुछ अपने अंदर चेंजेस ला के वो क्या कर रहा था, फर्दर ऑन स्टेप में मूव कर रहा था। ठीक है, let us look at the classification within the angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters. कि हमें पता है कि पहले की क्लासिफिकेशन ना सिर्फ आउटर अपीयरेंस की बेसिस पे बेस थे, उनका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था, इंटरनल स्ट्रक्चर का रीजन नहीं था। आपको पता है ना, दो लोग बाहर से तो भले ही सेम दिख सकते हैं, लेकिन इंटरनली वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम कब बेहतर कर पाएंगे, जब वो इंटरनल हम स्ट्रक्चर को जान पाए। अर्लियर क्या होता था, उतनी एडवांस नॉलेज नहीं थी, उतनी एडवांस स्टडीज नहीं थी, तो लोग ना सिर्फ ऊपर ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर वो क्या करते थे, क्लासिफाई कर देते थे, एंड दैट इज वाई बहुत सारे अनवांटेड गलत क्लासिफिकेशन भी हो जाते थे। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, हैबिटेट था, कलर था, नंबर एंड शेप्स ऑफ लीफ था। कैन यू इमेजिन कि हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप्स ऑफ लीव, ये सब बेसिक क्लासिफिकेशन था जिसके बेसिस पे सबने क्लासिफाई किया। बट लेट मी टेल यू कि कलर चेंज हो सकता है प्लांट के अंदर, भले ही वो प्लांट एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है, लेकिन समझो समर आ गया तो उसके ऑफकोर्स उनके प्लांट की लीफ चेंज हो जाएगी। दैट डजंट मीन कि प्लांट चेंज हो गया ना, ऑफकोर्स ना। तो ये सब जो कैरेक्टर्स रखना वो बहुत ही फालतू चीज थी, क्योंकि वो चेंज हो सकता था। They were mainly based on a vegetative character on an androecium structure given by Linnaeus. very important कि gross superficial जो structure थे, जिसका बेसिस एक बेसिस था एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, वो किसने दिया था, लीनियस। हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में लीनियस के बारे में, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। लीनियस ने क्या दिया था अर्लियर क्लासिफिकेशन, कि एंड्रोशियम के बेसिस पे क्या था, उन्होंने डिवाइड किया था प्लांट्स को। क्या किया था, एंड्रोशियम के बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड किया था। ऐसे सिस्टम को हम आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते हैं। ऐसे सिस्टम को हम आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आर्टिफिशियल हम सुपरफिशियल बाहर के उसके स्ट्रक्चर्स को देखकर हमने क्या किया, किंगडम्स को डिवाइड कर दिया, विच वॉज नॉट अप्रोप्रिएट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि नंबर, कलर, ये सब तो भाई चेंज होते रहते हैं। दैट डजंट मीन कि प्लांट चेंज हो गया, उसकी हैबिटेट भी चेंज होती रहती है। ऐसे किंगडम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे किंगडम को आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते हैं। ऐसे बेसिस को आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते हैं जो बेसिकली पूरी तरीके से फ्लॉप था, जिसका यूज फर्दर जब हमने बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग की तो हमने देखा कि भाई ये बड़ा ही गलत क्लासिफिकेशन का बेसिस है। दे सेपरेटेड, क्यों ये बहुत ही बेकार था, क्योंकि उन्होंने सेपरेट करना स्टार्ट किया द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, कि बहुत सारे स्पीशीज तो भाई रिलेटेड थे, उनके एंसेस्टर्स सेम थे, लेकिन सिर्फ उनका स्ट्रक्चर वो दिखने में अलग थे। इसके बेसिस से उनके जो जिनका एंसेस्ट्रल कॉमन था, दो दे हैव लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, लेकिन उनके कुछ डिसिमिलर कैरेक्टर्स की वजह से क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग कर दिया। सिंस दे वर बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टर्स, क्योंकि उनका रीजन क्या था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बात तो बहुत ही कम कैरेक्टर्स के ऊपर बेसिस था। दूसरा, उन्होंने सिर्फ आउटर अपीयरेंस के ऊपर क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, जो आउटर अपीयरेंस इट कैन इजिली बी ऑल्टर्ड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस। Also, the artificial system give equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. क्योंकि देखो, जब ये आर्टिफिशियल सिस्टम ने ना इक्वल इंपॉर्टेंस दिया वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, लेकिन हमें ये बात तो पता है ना, क्या हमें ये बात पता है, उन्होंने इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को फॉर द क्लासिफिकेशन।
हमें ये पता है कि वेजिटेटिव तो इजीली ऑल्टर हो सकता है, जो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं था, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप। तो हमने ये सब देखा, हमने समझा कि भाई आर्टिफिशियल बड़ा ही फ्लॉप है, इसकी अगर हमने इसको बेसिस लिया तो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अलग हो रहे हैं। इसी की वजह से हमने एक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया, which were based on the natural affinities among the organism and consider not only external but also internal features, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। Such classification for flowering plant was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker, two very important scientist name। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट नेम। अगर देखना, आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन आपकी टेस्ट सीरीज में तो पक्का ही पक्का आएगा, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट, बहुत क्योंकि हाईलाइटेड नेम दिया हुआ है पूरे स्पष्ट तरीके से कि आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बेस्ड है नॉट ओनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बट ऑल्सो द सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स। क्योंकि हमें पता चला बाद में बहुत ही स्टडीज करने के बाद कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर तो बहुत इजीली ऑल्टर हो सकते हैं बट नॉट द सेक्सुअल और इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हमने उसी को बेसिस माना और क्लासिफिकेशन दिया। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, उनकी पूरी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को समझा, फाइटोकेमिस्ट्री को समझा। तो ये सब ना जब हमने ये सारी चीज बेसिस लिया तो हमें समझ में आना कि डिवीजन क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक वे में होने लगा। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। यानी कि सबसे पहले तो आर्टिफिशियल सिस्टम आया, फिर कौन सा आया, और एडवांस लेवल हमने और स्टडीज की तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जो किसने दिया था भाई, जो दिया था बेंथम ने और हुकर ने। फिर हमारे पास आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये थोड़ा सा और एडवांस है, इसमें और डीपर अंडरस्टैंडिंग हुई है हमारी और इसकी वजह से क्लासिफिकेशन और अप्रोप्रिएट हो पाया। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, देखो फाइलोकेमिस्ट्री के अंदर हमने और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडीज की और हमने ये पता लगाया कि जब एक ऑर्गेनिज्म जो आपको आज दिख रहा है ना, ये ना बहुत ही मॉडिफाइड वर्जन है उनके एंसेस्टर्स का, राइट, वो ना बहुत ही मॉडिफाइड वर्जन है किसका, अपने एंसेस्टर्स का। अगर हमने उनके एंसेस्टर्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, उनका कैसे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ था, सारे कैरेक्टरिस्टिक को समझ लिया तो हमें पता चल जाएगा कि आगे फर्दर कैसे डेवलपमेंट हो सकती है। तो अगर हमने प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि आगे कैसे फर्दर डेवलपमेंट हो सकती है तो हम किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज को एक अप्रोप्रिएट ग्रुप में रख पाएंगे कि फर्दर अगर कुछ चेंजेस भी हुआ ना तो वो इस ग्रुप में सुटेबली फिट हो जाएगा। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस थे किसके, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर्स। इसका मेन एजेंडा था भाई एंसेस्टर्स के ऊपर कि अगर हमने एंसेस्टर्स को अच्छे तरीके से समझ लिया देन वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिडिक्ट कि आगे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। दूसरी बात, उसको हम एक अप्रोप्रिएट ग्रुप में भी रख सकते हैं, अगर कुछ फर्दर चेंजेस भी हुआ तो वो ग्रुप को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विच कैन ईज आवर वर्क, और वो क्लासिफिकेशन सिस्टम और भी ज़्यादा अच्छा देगा। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification। जैसे कि आजकल हमारी जो स्टडीज़ है वो बहुत एडवांस हो गई है, तो नॉट ओनली हमने बायोलॉजी की हेल्प ली बट ऑल्सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक ब्रांच की हेल्प के थ्रू हमने क्लासिफिकेशन को और भी डीपली समझा। This became more important when there is no supporting fossil evidences. Numerical taxonomy. What is numerical taxonomy? Which is now easily carried out using computer, is based on all very important, all observable characteristics. Number and codes are assigned to all the characters and data are then processed. In this way, each character is given equal importance and at the same time 100 of कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। तो एक टेक्सोनॉमी का रूल आया, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर्स आने के बाद ना एक बोले ना एक अलग ही एरा स्टार्ट हो गया। व्हाट वाज द एरा कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस थिंग ना बहुत ही इजी करना हो गया।
तो हम जब क्लासिफिकेशन करते ना, तो हमने क्या किया कि हम बहुत ही सुपरफिशियली, बहुत ही कुछ कुछ कैरेक्टर्स को लेके हम चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे थे, दो इट वाज साइंटिफिक, लेकिन ऑफ कोर्स अगर हमने कुछ कुछ चीज़ों को ही बेसिस बनाया तो क्लासिफिकेशन उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो व्हाट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी? इस टेक्सोनॉमी में हम हेल्प लेते कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर्स की हेल्प लेने में हम क्या करते, सारे ऑफकोर्स कंप्यूटर्स में हम ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्लासीफाई एन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, लेकिन कंप्यूटर्स ये कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स में हमने क्या किया, सारे कैरेक्टर्स को फीड ऑन कर दिया कि हमें कोई भी स्पीशीज मिल रहा था, हमने कंप्यूटर में उसकी इन्फॉर्मेशन फीड इन करती हुई चली गई। जब हमने इन्फॉर्मेशन को फीड किया तो हमें क्लासिफिकेशन मिल गया। तो इसका बेनिफिट क्या था? इसका बेनिफिट था कि हमने ना सारे कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंस दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो और भी मजबूत हो पाया और भी साइंटिफिक हो पाया। दैट इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इसमें सिर्फ दो चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट है कि सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक को इम्पोर्टेंस दिया गया। नंबर और कोड को ना, सारे कैरेक्टर्स को ना एक नंबर या कोड असाइन कर दिया, ताकि फ्यूचर में अगर मुझे इस ग्रुप का और भी ऑर्गेनिजम्स मिले ना, तो मैं कोड के थ्रू ही क्या करूँ, इस ऑर्गेनिज्म को इस पर्टिकुलर ग्रुप में इजीली प्लेस कर पाऊँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या पता है, इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड। हर एक कैरेक्टर्स को हमने क्या दिया, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, जिसकी की वजह से कोई भी पार्शियलिटी नहीं हो पाई। एवरीथिंग वाज सुपर डुपर स्मूथ, और सभी कैरेक्टर्स को जब हम इंपॉर्टेंस देंगे क्लासिफिकेशन और भी अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या है, साइटोटेक्सोनॉमी। ये बेस है साइटोलॉजी, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। यानी साइटोटेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, एक सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, उसके अंदर जो जो चीज़ें पाई जाती है जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर, उसका स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, हमने इस चीज़ को बेसिस लिया फॉर द क्लासिफिकेशन। ऑफ कोर्स इससे डीपर क्लासिफिकेशन क्या ही हो सकता है कि हमने डायरेक्टली क्रोमोसोम कंटेंट के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया। And chemotaxonomy that use chemical constituent of a plant to resolve confusions are also used by taxonomies these days। बहुत सारे केमिकल कंटेंट्स के बेसिस, फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जो दिखने में अलग है, उनका बहुत सारी चीज़ें अलग है, लेकिन दोनों ने सेम केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स हमें पता चलेगा कि दोनों के कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स कॉमन होंगे। तो ऑफकोर्स इनकी केमिकल प्रोड्यूसिंग जो क्षमता है उसने हमें बता दिया कि उनकी क्या एंसेस्टर्स सेम है। तो कभी कभार हम ना कीमोटेक्सोनॉमी का भी प्रयोग करते हैं। व्हाट इज कीमोटेक्सोनॉमी? जहाँ पे हम केमिकल्स उस सेल के अंदर, वो प्लांट के सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं, उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन को अंजाम देते हैं। एंड दैट इज नथिंग बट अ टेक्सोनॉमिस्ट आज ये बड़ा ही यूज करते हैं। तो हमने अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो में क्या पढ़ा, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये हमने इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था हमारा, उसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। देखो, हमने पढ़ा कि प्लांट किंगडम ना बहुत ही बड़ा किंगडम है। जैसे कि प्लांट किंगडम बहुत ही बड़ा किंगडम था, तो हमने ये भी देखा कि इसके अंदर बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं। एस्टोनिशिंगली हमारे जो आजू बाजू देखने को मिलता है वो बेसिकली एंजियोस्पर्म देखने को मिलता है, समटाइम वो भी देखने को नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शंस। हमने समझा कि हमने सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन कौन सा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो विटेकर ने दिया था। कब दिया था? 1969 में दिया था। उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, ये तीनों किंगडम हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। उनके सब ग्रुप्स भी देख लिए थे, उनके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे क्लासीफाई होता है, सब चीज़ हमने प्रीवियस चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देख लिया था। ये चैप्टर जिसका नाम है प्लांट किंगडम, हम इसमें बेसिकली प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। हमने बोला, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि प्लांट इज नॉट जस्ट व्हाट यू सी अराउंड। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो किंगडम प्लांटे के अंदर आते हैं, लेकिन दे डोंट लुक लाइक प्लांट। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो एनसीईआरटी ने क्लासिफिकेशन के लिए ऑफकोर्स उसका रीति रिवाज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देगा ताकि आप चैप्टर्स को रिलेट कर पाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछेगा ताकि आपकी क्लैरिटी, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आए कि वो ये भी पॉसिबल है दुनिया में। सो क्वेश्चन के साथ, वो क्लैरिटी के साथ हमने चैप्टर को प्रोसीड किया। चैप्टर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, पहला जो पैराग्राफ है ना, उसमें उन्होंने यही बताया प्रोग्रेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किंगडम जो प्लांटे बना उसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशन हुई है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना अपना बेसिस दिया। तो ऑफकोर्स जो भी इनिशियल टू एडवांस जाता है, इनिशियल में हमेशा कुछ ना कुछ कमी होती है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन का टाइप था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम।
जिसमें हमने सिर्फ ना मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हमने चीज़ों को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया था, विच वॉज नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट। क्यों? क्योंकि हमें ये बाद में पता चला फर्दर स्टडीज के बाद कि दो ऑर्गेनिज्म दिखने में अलग हो सकते हैं बट दे माइट बी सेम। यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सिमिलरली आप किसी भी प्लांट को देख के नहीं बता सकते कि ये प्लांट है कि नहीं है। समटाइम वो दिखने में प्लांट ना हो लेकिन एक्चुअल में प्लांट हो। इसलिए ये जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना, वो बहुत ही बेकार तरीके से फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, हमें ऐसा लगा कुछ ऐसा सिस्टम आना चाहिए जिसमें नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल बट इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी इंपॉर्टेंस दिया जाए। तो देन हमारे पास नेक्स्ट सिस्टम आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिनको किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था इसमें कि उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल, ऑफ कोर्स मॉर्फोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल और इंटरनल स्ट्रक्चर का मिश्रण बना के इसको बेसिस बना के अच्छा क्लासिफिकेशन दिया। जैसे हमने और भी एडवांस स्टडी की, हमें पता चला कि सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बेसिस की स्टडीज पे हम क्लासिफाई नहीं करते। एक ऑर्गेनिज्म जो आपको आज दिख रहा है, जो बहुत सारे मॉडिफिकेशन चेंजेस देख रहे हो आप, वो उसके एंसेस्टर्स की वजह से प्रेजेंट है। आज जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, आज जो ऑर्गेनिज्म आपको आज दिख रहा है, वो एक कहीं ना कहीं बहुत सारे मॉडिफाइड वर्जन है उनके एंसेस्टर्स का। तो इसीलिए हमें उनके एंसेस्टर्स की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं ना। फर्दर आए एडवांसमेंट हुआ स्टडी में, टेक्नोलॉजी में स्टडीज हुई, तो हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को अपनाया। व्हाट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स का हेल्प लेती है। ऑफ कोर्स अगर कंप्यूटर्स का हेल्प लेनी हो तो कुछ ना कुछ एडवांसमेंट तो होगा ही। तो एडवांसमेंट क्या था? इसमें हमने सारे कैरेक्टर्स को एक कोड या नंबर असाइन किया और सारे कैरेक्टर्स को बेसिस लिया फॉर द क्लासिफिकेशन, जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो पाया। नेक्स्ट हमने साइटोटेक्सोनॉमी को भी अपनाया। व्हाट इज साइटोटेक्सोनॉमी? कि हमने क्रोमोसोम नंबर को, क्रोमोसोम बिहेवियर को स्टडी किया। ऑफ कोर्स इससे डीपर क्या ही जा सकते हैं कि हमने एक बार क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया तो हमें इजीली क्लासिफिकेशन और भी ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। सम टाइम कुछ टेक्सोनॉमिस्ट क्या करते हैं, कीमोटेक्सोनॉमी को भी अपना एक बेसिस लेते हैं टू क्लासीफाई एन ऑर्गेनिज्म। कैसे? व्हाट इज कीमोटेक्सोनॉमी? केमिकल्स, जो ऑर्गेनिज्म वो केमिकल रिलीज करते हो। फॉर एग्जाम्पल दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, भले वो दिखने में अलग हो, इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत अलग हो, लेकिन व्हाट इफ दे बोथ सीक्रेट द सेम केमिकल? तो इससे हमें थोड़ा तो आइडिया लगेगा ना कि भाई दोनों का कहीं ना कहीं एंसेस्टर तो सेम है। सो दिस गिव्स अस इन क्लियर कट क्लैरिफिकेशन कि हम डिवीजन कैसे करें, क्लियर कट क्लैरिफिकेशन की ओके ये इस पर्टिकुलर चीज़ में होना चाहिए, ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर ग्रुप में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आई होप इतना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ कि हमने फर्स्ट पार्ट यही पढ़ा कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ प्लांट किंगडम का, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे टेक्सोनॉमिस्ट आए, जिन्होंने अपना अपना बेसिस दिया और उस बेसिस पे क्या हुआ, क्लासिफिकेशन कंटिन्यू हुआ। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। सो मैंने बताया था कि किंगडम जो प्लांट किंगडम है वो फर्दर बहुत सारे पार्टों में डिवाइडेड है। कौन से? एल्गा, ब्रायो, टेडिरो, एंजियो एंड जिम्नियो। एडवांस लेवल क्या है? एंजियोस्पर्म, जो हमने आजू बाजू देखते। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर वो उसका मॉडिफिकेशन दैट डजंट मीन कि एल्गा प्रेजेंट नहीं है। एल्गा बहुत प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे भी, तो हम उसकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। हम स्टार्ट करते भी एल्गा। तो हमने समझा कि एल्गा, ब्रायो, टेडिरो, एंजियो, जिम्नो, ये सब सारे ना डिफरेंट डिवीजन है ऑफ किंगडम प्लांटे के अंदर। स्टार्ट करते हैं एल्गा। बहुत ही मतलब ये तो कॉमन ही है, आपने ज़रूरी देखा होगा अपने आजू बाजू। एल्गा क्या होता है? हमने पहली बात इसकी कुछ कैरेक्टर्स को समझेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, क्यों इस एल्गा को प्लांट किंगडम में ही रखा गया, राइट। तो देखो एल्गा ना एक ऐसा सबसे पहला क्लोरोफिल बेरिंग, इसका पहला कैरेक्टर आ गया। वो बहुत ही सिंपल था, थैलॉइड था। थैलॉइड क्या यानी कि थैलॉइड का मतलब इट्स जस्ट अ एग्रीगेट, इट्स जस्ट अ लूज टिश्यू ऑफ अ सेल्स, इट्स जस्ट अ लूज टिश्यू ऑफ अ सेल। ऑटोट्रॉपिक था, खुद का खाना खुद बनाता था विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। एंड लार्जली एक्वेटिक, यानी कि ये जो एल्गा आपको देखने को मिलेगा ये बेसिकली ना आपको समुद्र में या बेसिकली पॉन्ड इस समय बहुत ही देखने को मिलेगा। ये दोनों फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों में देखने को मिलेगा। दे अकर इन वराइटीज ऑफ अदर हैबिटेट एज वेल, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड, ये सारी चीज़ों पर क्या होगा, आपको एल्गा देखने को मिलेगा। Some of them also occur in association with fungi, जिसको हम लाइकन बोलते हैं। हमने ये चैप्टर पढ़ा था कि एल्गा ना एसोसिएट भी करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करता है। अगर एल्गा कहीं ना कहीं फंगाई के साथ जुड़ गया तो लाइकन्स का फॉर्मेशन करता है।
वही एल्गा अगर किसी एनिमल के साथ एसोसिएशन में है जिसको बोलेंगे स्लॉथ बेर। तो स्लॉथ बेर के बॉडी के ऊपर जब देखोगे कि पूरी तरीके से ना एल्गा क्या है, अपना एग्रीगेट बना के बैठा हुआ है। तो ये सब ना एल्गा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑफकोर्स आप किस चीज़ को पढ़ने जा रहे हो, वो कैसा दिखता है उसका डिस्क्रिप्शन भी तो पता होना चाहिए, उसकी सुंदरता का भी तो पता होना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके वो दिखता कैसा, पढ़ता कैसा है। ओके, लेट मी शो यू ऑन गूगल कि एल्गा कैसे दिखता है। ओके, तो आपने ये देखा ही होगा भाई। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो आप लेट मी चेक इफ यू कुड सी और नॉट। ओके, सब कुछ दिख रहा है। ये आपको पानी के अंदर, कैन यू सी दिस, पानी के अंदर दिस इज एल्गा, ये स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स के ऊपर दिस इज द ग्रीनिश पार्ट दैट्स वेरी कॉमन एंड आई होप दैट यू हैव सीन दिस। क्लियर है? देखो दिस इज एल्गा, हम इसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़े। और ये जो आपको एल्गा दिख रहा है ना, दिस बिलोंग टू किंगडम प्लांटे, ये प्लांटे का ही पार्ट है। हाउ ब्यूटिफुल इज दिस, राइट? दिस इज एल्गा। ओके, कमिंग बैक, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गा इज हाईली वेरिएबल, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे, ओके, जैसे कि देखो ये बहुत ही छोटा हो सकता है, ये बहुत ही वेरिएबल साइज का हो सकता है, या तो ये ऐसा प्रेजेंट हो सकता है, ये ऐसा प्रेजेंट हो सकता है, ये ऐसा प्रेजेंट हो सकता है। इसकी साइज ना बहुत ही वेरी करती है। देखो ये ऐसा दिख सकता है, ये इस प्रकार से दिख सकता है। इसकी जो साइज है ना बहुत अलग अलग तरीके से वेरी करती है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? रेंजिंग फ्रॉम colonial form like volvox and the filamentous form eulothrix and spirogyra. So my dear friends, देखो ये याद रखना है आपको कि colonial form of alga क्या होता है? volvox होता है। याद रखना, colonial पूछेगा तो volvox, वही filamentous form of alga पूछेगा तो क्या आएगा? eulothrix and spirogyra। आपको ये याद रखना है कि filamentous कौन सा है, colonial कौन सा है। A few of marine forms such as kelp form a massive plant bodies। बहुत सारे ऐसे मराइन फॉर्म होते हैं जिसको हम कैल्प बोलते हैं। सो कैल्प इज ऑल्सो एन एल्गा, लेकिन उसकी प्लांट बॉडी ना बहुत ही लंबी लंबी, बहुत ही बड़ी बड़ी होती है। लेट मी शो यू कैल्प। ओके, सो सी दिस इज कैल्प। ये क्या है देख रहे हो? ये दिस इज एन एल्गा। देखो ये एल्गा दिख रही है, इसकी प्लांट बॉडी देख रहे हो हाउ बिग इट इज। सो ये बहुत ही मैसिव बॉडी को फॉर्म करता है। तो देखो एल्गा साइज में, वेरिएशन में, सब चीज़ में ना बहुत ही इजीली वेरिएबल होता है। ठीक है, तो बहुत ही इजीली क्या होता है? वेरिएबल होता है। रेंजिंग फ्रॉम अ कॉलोनियल फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म, कभी कभार तो बहुत ही बड़ी बड़ी मैसिव फॉर्मेशन भी वो करता है, जिसे हम कैल्प बोलते हैं। राइट, क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एल्गा जो होता है वो प्रोड्यूस कैसे करता है, यानी कि ऑफकोर्स एल्गा को भी तो अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है, तो उसके भी डिफरेंट मेथड यहाँ पे बताएगा। एल्गा बीइंग एन यूकैरियोट वो सब चीज़ कर सकता है। वो वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, एसेक्सुअली भी, सेक्सुअली भी, ये सभी तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करवा सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करवाता है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। तो देखो एल्गा भले ही प्लांट किंगडम का बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यूकैरियोट्स है ना, तो इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें ये भी बताया गया है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किस मेथड से वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है? बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थैलस, कि जब फॉर एग्जांपल ये एल्गा है, ये एल्गा की बॉडी है, वो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में आपको देखने को मिल रहा है। ये फ्रेगमेंट फर्दर क्या होंगे? एक बॉडी का निर्माण ले लेंगे, एक बॉडी को एक फॉर्म कर देंगे, जिसे हम थैलस बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, यानी कि उसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है वो है स्पोर्स के थ्रू। कैसे स्पोर्स के थ्रू? चलिए देखते हैं। द मोस्ट कॉमन बीइंग द ज़ूस्पोर्स। तो ज़ूस्पोर्स ये ऐसे स्पोर्स है ऑफ एल्गा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। दे आर फ्लैजुलेटेड। अभी ना ज़ूस्पोर की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये जो ज़ूस्पोर है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 क्या है कि वो फ्लैजुलेटेड है, यानी कि मोटाइल है, मूवेबल है, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट।
जब ये जूस्पोर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, जिसके पास ऑफ कोर्स फ्लैजिला होता है जो मोटाइल के लिए हेल्पफुल होता है, मोटाइल होता है, और जब वो जर्मिनेट करता है तो अगेन ये एक न्यू प्लांट बॉडी को फॉर्म कर देता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एक एडवांस मेथड है, उसमें भी डिफरेंट सब टाइप, जैसे कि ऑफ कोर्स हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इसमें फ्यूजन होता है दो डिफरेंट गैमेट्स का, एक मेल से आया हुआ हो और एक फीमेल से आया हुआ। और जब ये दो गैमेट्स ना, ये दो गैमेट्स की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ना आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous में डिवाइड किया गया है। देखिए कैसे, दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड या सिमिलर इन साइज, यानी कि जो गैमेट्स हैं, जो दो डिफरेंट गैमेट्स आ रहे हैं, अगर वो सिमिलर इन साइज हो और फ्लैजिला भी दोनों में प्रेजेंट हो, जैसे कि इसका एग्जांपल यूलैथ्रिक्स, और कभी कभार क्या हो सकता है नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, यानी कि साइज से सेम है लेकिन फ्लैजिला दोनों में नहीं है, यानी कि नॉन मोटाइल है। ऐसे जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, स्पाइरोगेरा। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस बोलते हैं, यानी है तो भले ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे दो डिफरेंट गैमेट्स आ रहे हैं, लेकिन उनके मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous भी क्या हो गया, एक मेथड हो गया रिप्रोडक्शन का। अगर दोनों की जो स्ट्रक्चर है, दोनों गैमेट जो देखने में हूबहू हो, दिखने में एकदम डिक्टो, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। अगर दो गैमेट का फ्यूजन हो लेकिन वो डिसिमिलर इन साइज हो, एक बहुत ही छोटा हो, एक बड़ा हो, एक बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो, एक गोल हो, यानी कि दोनों की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, एज इन द स्पीशीज ऑफ यूडोरिना। देखो आपको एग्जांपल्स भी याद करते हुए जाना है कि एनाइसोगैमस का एग्जांपल कौन है, यूडोरिना। तो यूडोरिना इसको हम क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस। फ्यूजन ऑफ टू, जिसको एक बोलते हैं एक लार्ज, वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट्स एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज कॉल्ड एज oogamous। जैसे हमारे में होता है एग बहुत बड़ा होता है, स्पर्म बहुत छोटा होता है, लेकिन क्या होता है, मूवेबल होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे फ्यूजन को हम oogamous फ्यूजन बोलते हैं। ये अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है इन टर्म्स ऑफ एल्गा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। देखो इस चैप्टर में ना आपको समझने वाला कुछ नहीं है, इवन इफ यू रीड बाय योरसेल्फ इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। बट प्रॉब्लम इस चैप्टर के साथ क्या होती है पता है, कि इसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत है, आपको हर एक चीज़ का एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। लेट मी गिव यू अ ट्रिक। ट्रिक क्या है इतने सारे एग्जाम्पल्स को लर्न करने का, पेपर लो, ऑर्गेनाइज इट, कि जब कोई चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ हो ना अगर एक पेज के अंदर, तो हमारे ब्रेन को बहुत ईजी होती है लर्न करने के लिए। ट्राई दिस वन। मेरे लिए भी चैप्टर बड़ा ही डिफिकल्ट था, बट जब से मैंने ये ट्रिक अपना, ऑफ कोर्स इनिशियली मैं भी बहुत आलस करती थी कि भाई कौन ही बनाएगा, इसमें रीड कर लेते, इसमें याद कर लेंगे, नहीं होगा, ट्रस्ट में नहीं होगा। यू हैव टू राइट इट डाउन एंड यू विल सी द मिरेकल हैपनिंग। एंड इफ यू वांट टू लर्न इट, एक बार लिख के देखो, ऑफ कोर्स पहले टाइम में याद नहीं होगा, 3-4 बार में होगा, बट जरूर होगा। नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल, ईजी है, तो याद रख लेना। एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल यूडोरिना, oogamous का एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ठीक है, अब वो दिखता कैसा, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट ग्रीन एल्गा के अंदर वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स को दिखाया गया है। दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल्वॉक्स, कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यूलोथ्रिक्स ऐसा देखने को मिलता है। देखो नीट का पेपर आपको डायग्राम बेस बहुत आने लगा, तो आपको ये डायग्राम दे दिया होगा और आपको पूछेगा बताइए ये कौन है, तो आपको पता होना चाहिए यूलोथ्रिक्स है ये। आपको ये दे दिया जाएगा, पूछेगा बताइए कौन है, तो आपको देखना पता चला कि वॉल्वॉक्स है। देखो मैंने कैसे याद किया था कि आपको वॉलीबॉल जैसे नहीं दिख रहा है, तो वॉल्वॉक्स, इसको आपको यूलोथ्रिक्स, देखो ना इसका ये जो शेप दिख रहा है ना क्लोरोप्लास्ट टाइप, ये आपको यू 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 का फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, तो मैंने ये फॉर्मेशन से याद कर लिया था कि यूलोथ्रिक्स है। ये सारी चीज हम अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे, देन हम लोग ये डायग्राम के ऊपर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एल्गा आर यूजफुल टू मेन इन वैराइटीज ऑफ वे। ऑफ कोर्स हमारा ग्रीडीनेस यहाँ पे भी दिख रहा है कि हमने इतनी स्टडीज करने के बाद हमें पता चला कि ना एल्गा बड़ा ही यूजफुल है एक ह्यूमन लाइफ के लिए, बहुत ही अलग अलग तरीकों से। एटलीस्ट कैसे, कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय एन एल्गा थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ये वर्ड पर हाईलाइट करो कि एटलीस्ट हाफ जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो कौन करता है, एल्गा। कैन यू इमेजिन, हम इतना कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज आउट कर रहे हैं, लेकिन उसका फिक्स करने का काम कौन करता है, हमारा प्यारा एल्गा। Being photosynthetic, they increases the level of dissolved oxygen in our immediate environment.
ऑक्सीजन लेवल को भी इंक्रीज करते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है। कैन यू इमेजिन कि ये दो वेरी क्रूशियल काम हमारे लिए कर रहा है जो हमारे सर्वाइवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। They are of paramount importance as the primary producer of energy-rich food in many of the bases of food cycle of all aquatic animals. Not only that कि एक फूड चेन फॉलो करता है, उस फूड चेन के अंदर जो एक्वेटिक फूड चेन है उसके अंदर एल्गा बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। Many species of Porphyra, Laminaria, Sargassum are among the 70 species of marine alga used as a food. नॉट ओनली कि ये फूड चेन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स के लिए यूजफुल होता है, लेकिन फॉर ह्यूमंस ऑल्सो दिस एल्गा आर वेरी प्रोटीन रिच। सो कुछ कुछ नाम दिए गए स्पीशीज के, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सैरगैसम, ये सब आप पढ़ोगे नीचे वाले सेक्शन में, उसको आपको पता चलेगा किंगडम की फर्दर डिवाइडेड है बहुत सारे सब ग्रुप्स में। उसका ही पार्ट है कि बहुत सारे स्पीशीज है पोरफायरा के, लेमिनेरिया के, सैरगैसम के, और भी 70 से अलग अलग स्पीशीज है जिनको एज ए ह्यूमन हम कंज्यूम कर सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी प्रोटीन रिच। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloid. What is hydrocolloid? ऐसे substances जो water को hold कर सकते हैं। For example, algin जो brown algae से मिलता है and carrageen जो red algae से मिलता है, which are used commercially. Agar, one of the commercial production obtained from Gelidium and Glyceria, are used to grow microbiome and are used to grow microbes and in the preparation of ice creams and jellies. उन्होंने बोला हाइड्रोक्लोराइड। आपको पता है कि हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है कि जो वाटर को होल्ड किया जा सके। हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी बहुत सारी पैकेजिंग के लिए भी बहुत काम आता है, या ये सब्सटेंसेज है जैसे कि एल्जिन हो गया, काराजीन होगा। ये आपको याद रखना है कि एल्जिन कहाँ से मिलता है, ब्राउन एल्गी, काराजीन कहाँ से मिलता है, रेड एल्गी से। अगार आपको पता है, आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पर देखा होगा कि बहुत सारे माइक्रोब्स को ना हम अगार प्लेट पे ग्रो आउट कर रहे हैं। अगार भी हमें किससे मिलता है, जेलिडियम एंड ग्लिसरीरिया से मिलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर साइंटिफिक स्टडीज एंड नॉट ओनली दैट, वो जेलीज एंड आइसक्रीम्स में भी डाले जाते हैं। देखो ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एल्जिन कहाँ से मिलता है, ब्राउन एल्गी से। मैं देखो मैंने क्या याद की, काराजीन में डबल आर आ रहा है यानी कि वो रेड एल्गी से आ रहा है। तो देखो आपको ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स को ना याद रखना ताकि आपको कोई चीज याद करने के लिए ईजी हो। ट्राई टू मेक योर ओन ट्रिक्स सो दैट कि आपने अगर पढ़ो ना तो ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छी तरीके से याद हो सके। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि क्लोरेला। क्लोरेला क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गा है जो बहुत ही प्रोटीन रिच होता है। इसे ना फूड सप्लीमेंट में यूज किया जाता है बाय द स्पेस ट्रैवलर। द एल्गा डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, यानी कि ये जो एल्गा है ये अगेन 3 सब क्लासेस में डिवाइड है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रूडोफाइसी। आपको पता है स्पेस ट्रैवल में फूड कंज्यूम लेके जाना उतना हैवी, कितना इंपॉर्टेंट, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई एस्ट्रोनॉट जा रहा है तो उसको सर्वाइव भी तो करना है, तो उस सर्वाइवल के लिए क्लोरेला एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन बन जाता है क्योंकि वो बहुत ही प्रोटीन रिच होता है और उसे फूड सप्लीमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, या इस पैराग्राफ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ने का असर्शन रीजनिंग का बन जाएगा कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करता है हमारी अर्थ पे, एल्गा करता है। दूसरा क्या बनेगा कि ये ना हमारे लिए एनर्जी रिच फूड का भी इंतजाम करके देता है। 70 स्पीशीज के बारे में भी पूछेगा कि पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सैरगैसम, और 70 स्पीशीज के साथ साथ ना वो क्या करता है, फूड की तरफ पे यूज होता है। ठीक है, हाइड्रोकोलॉइड क्या होता है तो आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होता है। इसका एग्जांपल क्या क्या है, एल्जिन। हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंसेस का एग्जांपल पूछेगा तो एल्जिन एंड काराजीन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एल्जिन ब्राउन एल्गी से मिलता है एंड काराजीन रेड एल्गी से मिलता है। नॉट ओनली दैट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगार किससे मिलता है, जेलिडियम एंड ग्लिसरीरिया से मिलता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गा है जो बहुत ही प्रोटीन रिच होता है, फूड सप्लीमेंट के लिए यूज होता है बाय द स्पेस ट्रैवलर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एल्गा है वो 3 मेन क्लासेस में डिवाइड हुआ है, कौन से क्लोरीफाइसी, फियोफाइसी एंड रूडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गा भी बोलते हैं एंड रूडोफाइसी को रेड एल्गा भी बोलते हैं। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ब्राउन एल्गा यानी कि एल्जिन, वो एल्जिन किसका पार्ट है, फियोफाइसी का पार्ट। अब बोल रहे हैं क्लोरोफाइसी, जैसे कि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जो हमारे पास मेन एल्गा है उसके अगेन सब कैटेगरीज है, उनके अगेन 3 क्लासेस में वो डिवाइड हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर एल्गा है वो अगेन 3 मेन क्लासेस में डिवाइड हुआ है। कौन से क्लासेस, याद रखना क्लासेस में डिवाइड हुआ है ना कि फाइलम। इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है, कि वो क्लासेस में डिवाइड हुआ है या ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है। ये बहुत ही
चुन्नू से क्वेश्चन है बट स्टिल क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो ये जो एल्गा था वो किस पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये क्लासेस में डिवाइड हुआ है। कौन से क्लासेस में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रूडोफाइसी। तो देख रहे हो आप कि पहले प्लांट किंगडम आया, प्लांट कितना आया, प्लांट किंगडम आया। प्लांट किंगडम का सबसे पहला वाला पार्ट हम एल्गी को पढ़ रहे हैं। एल्गी के अंदर भी ना 3 सब कैटेगरीज आ गई, यानी 3 मेन क्लासेस आ गई। कौन से, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रूडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम जर्नली ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं, वेरी वेरी कॉमन, जो हमें लेक्स में आजू बाजू पत्थरों पे बहुत इजीली देखने को मिल जाता है। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गे बोलते हैं, जो बेसिकली मरीन वाटर में देखने को मिलता है, मतलब जर्नली मरीन वाटर को। एंड रूडोफाइसी, जिसका नाम है रूडोफाइसी, यानी कि रेड एल्गी को डिस्क्राइब कर रहा है। रेड एल्गी ये कब कहाँ पे देखने को मिलता है, ये वाले मेंबर्स एकदम डीप ओशन में, एकदम ओशन बेड की तरफ देखने को हमें मिलता है, जो जर्नली नॉर्मल ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है देखना, बट हाँ एग्जिस्ट तो करता है। तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये मेन क्लासेस में डिवाइडेड है। क्लोरोफाइसी क्या बोल रहा है कि द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कंपोज मेनली ऑफ ग्रीन एल्गा। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो क्लोरोफाइसी इज नथिंग बट अ ग्रीन एल्गे, इट्स अ ग्रुप ऑफ ग्रीन एल्गे, ठीक है। द प्लांट बॉडी, जो प्लांट बॉडी है मे बी यूनिसेल्युलर। अब इसकी कुछ ये ना जो एल्गा है उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा है। क्या क्या डिस्क्रिप्शन है कि या तो ये यूनिसेल्युलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, या फिलामेंटस हो सकता है। इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर जो एल्गा है वो या तो सिंगल सेल्ड एल्गा भी हो सकता है, बहुत सारी कॉलोनीज में रहने वाला एल्गा भी हो सकता है, या फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकता है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। इनका डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है कि जो क्लोरोफाइसी है, इनके जो मेंबर्स है, इनके जितने भी लोग हैं इस मेंबर के, वो ग्रास ग्रीन इन कलर होंगे। इसका रीजन क्यों है, अब देखो एनसीईआरटी ने रीजन भी बताया कि ये ग्रासी ग्रीन क्यों है। इसका रीजन है कि जो पिगमेंट है, कौन से पिगमेंट की वजह से, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो क्लोरोफाइसी है उसमें डोमिनेंट पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ए बी याद हो जाएगा। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज हाईलाइट दिस। इसको ना आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। डू यू नो द रीजन वाई? असर्शन रीजनिंग के लिए बड़ा ही यूजफुल है कि द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। इसमें असर्शन रीजनिंग में ट्विस्ट करने के लिए इनडेफिनेट क्लोरोप्लास्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। और आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका -5 हो जाएगा, इजंट इट? तो देखो याद रखना कि ये डेफिनाइट एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये एकदम लोकलाइज्ड होते हैं। ये पिगमेंट्स क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट मे बी डिस्कॉइड। अभी हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो लीव्स में, दैट इज व्हाई ग्रीनिश कलर आता है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि क्लोरोप्लास्ट हमेशा ही ग्रीन हो, लेकिन हाँ क्लोरोफाइसी के टर्म्स में वो ग्रीन होगा, रूडोफाइसी के टर्म्स में वो ब्राउन होगा, रूडोफाइसी के टर्म्स में वो रेड होगा, फियोफाइसी के टर्म्स में वो ब्राउन इन कलर होगा। अभी इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के और डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। शेप्स लाइक डिस्कॉइड शेप, प्लेट लाइक, रेक्टेंगुलर, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, ना जितने भी शेप पॉसिबल है डिफरेंट शेप्स का। आपको याद रखना है कौन से शेप्स है, कौन से डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल शेप एंड रिबन शेप in different species. Most of the members have one or more storage body called pyrenoid located in the chloroplast. देखो ये एक यूनिक फीचर आ गया, एक यूनिक टर्म आ गया फॉर द डिवीजन फॉर द क्लास क्लोरोफाइसी। ऑफ कोर्स इसमें क्वेश्चन आएगा पायरिनॉइड। अब ये पायरिनॉइड ना सिर्फ क्लोरोफाइसी में देखने को मिलता है। अब ये पायरिनॉइड क्या है? तो पायरिनॉइड ना एक स्टोरेज बॉडी है जिसमें कुछ ना कुछ स्टोर होता है। ये लोकेटेड कहाँ पे होता है? ये लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। याद रखना इसका लोकेशन कि ये लोकेटेड होता है क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड लोकेटेड होता है। पायरिनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो ये एक बेसिकली स्टोरेज बॉडी है जो कंटेन करता है प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स का पूरा हब है। कौन है? पायरिनॉइड। इसका लोकेशन कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सम एल्गा मे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। यानी कि कुछ एल्गा है ना कि ऑयल ड्रॉप्स की जब हमने उनको माइक्रोस्कोप में देखा तो उनकी जो स्टोरेज वाली फूड वाली जो एरिया जिसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स पाया गया उसमें हमने देखा कि वो ऑयल ड्रॉपलेट इज नथिंग बट द फूड फॉर देम। यानी जैसे कि हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेते फॉर द स्टोरेज ऑफ आवर फूड, सिमिलरली ये जो एल्गा है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फूड को रखता है। ग्रीन एल्गा यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज।
तो देखो जो ये जो ग्रीन एल्गा है ना वो अगेन सेल वॉल से कवर्ड अप है, इतने कंडीशंस में, इतने डिफरेंट डाइवर्स कंडीशन में रहता है। दैट इज वाई इनका जो इनर सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है और आउटर सेल वॉल है पेक्टोज का बना हुआ है। देखो कितना कुछ याद है। चलिए मैं बता देती हूँ ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला तो आपको यही याद रखना है कि इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है। सेल वॉल नंबर 1 कि जब हम इनर की बात कर रहे हैं तो सेल्यूलोज से बना हुआ है, और जब हम आउटर की बात कर रहे हैं तो पेक्टोज से बना हुआ है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट बोल रहा है कि ये पायरिनॉइड क्या है, प्रोटीन कंटेनिंग बॉडी है, जो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जो प्रेजेंट होता है इनसाइड इन द क्लोरोप्लास्ट। और फिर हमने क्या पढ़ा उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में। फीचर्स लाइक वो यूनिसेलुलर होते हैं, कोनोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। नॉट ओनली दैट, उनके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये पिगमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो डेफिनेट प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है इतना? ओके। नेक्स्ट अब उनकी रिप्रोडक्शन की बात हम पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन यानी कि कहीं ना कहीं, अब भाई सर इतने एक्सट्रीम फीचर्स है, इतना कुछ इंपॉर्टेंस है उनके लाइफ के लिए, ऑफ कोर्स उनके लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए उनका डिफरेंट वे ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो नंबर 1 मेथड कौन सा आ गया हमारे पास, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये बेसिकली फ्रेगमेंटेशन से होता है या बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन। सो याद रखना क्लोरोफाइसी ना सारे मेथड फॉलो करता है, वेजिटेटिव भी करता है, एसेक्सुअल भी करता है, सेक्सुअल भी करता है। अब वेजिटेटिव में ना वो फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड, इंपॉर्टेंट, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, यानी कि जब उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना हो तो वो जूस्पोर से करता है। लेकिन ये जूस्पोर ना फ्लैजिलेटेड होना चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर जो मैंने एक क्वेश्चन गलत किया था, उन्होंने पूछा था कि इसमें से एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से बहुत सारे स्पोर्स का नाम दे दिया था, हमने प्रीवियस चैप्टर में फंगाई के अंदर भी पढ़ा था। तो मुझे कंफ्यूजन क्या हो गया था पता है, कि ये जू स्पोर ना सेक्सुअल स्पोर है। तो याद रखना, नहीं जू स्पोर नाम सुन के तो हमें ऐसा लगता है कि समथिंग रिलेटेड टू सेक्सुअल स्पोर, बट नहीं, जू स्पोर एक एसेक्सुअल स्पोर्स है जो इन टर्म्स ऑफ क्लोरोफाइस से फ्लैजिलेटेड भी होता है, जो प्रोड्यूस करता है जूस्पोरेंजिया। तो ये जो जूस्पोर्स है उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उस स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, जूस्पोरेंजिया, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ताकि वो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को फर्दर नेक्स्ट वाले पार्ट में मूव ऑन कर सके। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या देखते हैं, बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी, जैसे कि हमने पढ़ा था, आइसोगैमस यानी कि दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स सिमिलर हो सकते हैं, एनाइसोगैमस वो अनसिमिलर हो सकते हैं, एंड ओगैमस जो हमारे इसमें कंडीशन देखने को मतलब जस्ट सेम लाइक अ मैमल्स, जिसमें जो ओवम होता है वो स्टैटिक होता है, बहुत बड़ा होता है, और जो स्पर्म होता है उसके अंदर फ्लैजिला होता है और वो छोटा सा होता है, दैट इज नथिंग बट ओगैमस। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अभी इसके एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गाज आर क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड चारा। इसको हम कारा चारा जो भी बोलना है, यू कैन जस्ट से इट, क्योंकि भाई नीट का पेपर इज नॉट समथिंग अबाउट ओरल, आपको रिटन फॉर्म में देना है, तो नथिंग बट अ कारा। ठीक है, तो क्या क्या, क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा, ये एग्जाम्पल है। अब मुझे मेरे टीचर ने कैसे याद करने को बोला था, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ ले, छोटा सा न्यूमोनिक है, नॉट मी बट इट वॉज गिवन बाय माई टीचर, that is SUV classic car, you can learn that। ठीक है, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लमाइडोमोनास एंड कारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इजीली याद रख सकते हो। अगर आपको नहीं फील हुआ कि भाई मुझे इससे याद नहीं करना, तो यू कैन मतलब बार बार भी याद करोगे ना, याद हो जाएगा। नॉट ओनली 4 to 5 एग्जाम्पल्स ये। ठीक है, तो चलिए वापस देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। एक बार ना पूरा क्लोरोफाइस को समेट लेते, एक बार रिवाइज कर लेते, कंसेप्चुअलाइज कर लेते। ठीक है, क्या बोला क्लोरोफाइसी, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब प्लांट किंगडम के अंदर ना हमने देखा कि प्लांट किंगडम इज नॉट जस्ट अबाउट द प्लांट्स दैट वी सी अराउंड, जैसे कि हम जो आजू बाजू देखते हैं वो हम एंजियोस्पर्म्स को देखते हैं, लेकिन एक्चुअली में प्लांट किंगडम के अंदर बहुत सारे सब ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि एल्गा, ब्रायो, टेडीरो, एनजियो, जिम्नो, ये सारे टर्म्स आते हैं। सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, सारे के ग्रुप्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स आते हैं। तो हमने सबसे प्रिमिटिव सबसे पहला जो टाइप ऑफ प्लांट किंगडम के अंदर पाया जाता है दैट इज एल्गा, उसकी स्टडी करते हैं।
एल्गा जो होता है ना, वो अगेन एल्गा की बहुत सारे फीचर्स बताए गए हैं, हमने बहुत आजू बाजू भी देखा होगा। इट्स वेरी कॉमन टू सी एल्गा अराउंड, वो मॉइस्ट सॉइल पे, ये वो ओशंस के अंदर या मॉइस्ट स्टोन्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर बहुत ही ईजिली पाया जाता है। अब ये जो एल्गा है ना, वो 3 मेन क्लासेस में अगेन डिवाइडेड हो गया है बेस्ड ऑन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स पोजेस करते हैं। नंबर 1 हो गया क्लोरोफाइसी, नंबर 2 हो गया फियोफाइसी, नंबर 3 हो गया रूडोफाइसी। व्हाट इज क्लोरोफाइसी? क्लोरोफाइसी को एक ऑफकोर्स एक नॉर्मल टर्म में ग्रीन एल्गा बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म में इट्स क्वाइट हार्ड, राइट, क्लोरोफाइसी बोलते हैं। सिमिलरली फियोफाइसी, जिसको हम ब्राउन एल्गा बोलते हैं इन अ नॉर्मल टर्म इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म में हम उसे फियोफाइसी बोलते हैं। ऑफकोर्स वी आर स्टडिंग बायोलॉजी, तो हम नॉर्मल टर्म्स में बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रूडोफाइसी, जिसको नॉर्मली तो हम रेड एल्गा बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म में रूडोफाइसी बोलते हैं। अभी हमें क्या करना है इस चैप्टर में, सबके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ने हैं। वो बेसिकली रहते कहाँ पे हैं, वो दिखते कैसे हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका मेथड क्या है, क्या उनके अंदर स्पेशलिटी है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो नंबर 1 हम समझेंगे क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गा, वेरी कॉमन हम सबको देखने को मिलता है, जिसके अंदर ग्रीन एल्गा आता है। अब सबसे पहले एनसीईआरटी ने आपको बताया कि इसका नाम ग्रीन एल्गा तो है, लेकिन इसके अंदर ग्रीन एल्गा को ग्रीन ही क्यों बोलते हैं? उसका रीजन उन्होंने बोला था कि ग्रीन एल्गा ही बोलते हैं बिकॉज उसके अंदर एक 2 पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिस पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको ग्रास ग्रीन कलर देने के लिए। वो दिखते कैसे हैं? वो या तो सिंगल सेल हो सकते हैं, या कॉलोनियल हो सकते हैं, या फिलामेंटस इन फॉर्म हो सकते हैं। हमने देखा कि बेसिकली क्लोनल फॉर्म भी हो सकते हैं। हमने देखा कि ये बहुत अलग अलग वे से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनका क्या है कि पाइरिनॉइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई पाइरिनॉइड के बारे में। व्हाट इज पाइरिनॉइड? पाइरिनॉइड एक स्टोरेज बॉडी है, जैसे कि हम ह्यूमंस के अंदर स्टोरेज बॉडी क्या होती है, इट्स जस्ट एन ऑर्गन, वो जो कुछ फैट सेल्स के टर्म्स में स्टोरेज होना स्टार्ट कर होता है, ठीक है। जैसे कि हम कुछ किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लाइकोजन में, ताकि हमारी बॉडी में वो स्टोर हो पाए, व्हेनेवर वी आर डेफिशिएंट ऑफ सम ऑफ द एनर्जी, वो वहाँ से ले सके। सिमिलरली क्लोरोफाइसी भी क्या करता है, पाइरिनॉइड उनके अंदर स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, जो प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है, विच इज नथिंग बट प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। नेक्स्ट हमने बोला कि ये जो बेसिकली क्लोरोफाइसी है वो डिफरेंट वे से रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि देखा जाए तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को अपने पास रखता है ताकि इसकी रिप्रोडक्शन कंटिन्यू रह सके। नंबर 1 पे आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो 2 मेथड से कर सकता है, या तो फ्रेगमेंटेशन से कर सकता है, या तो दूसरी चीज वो किससे कर सकता है, स्पोर्स की फॉर्मेशन से कर सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें सेक्सुअलिटी इन्वॉल्व नहीं होती है, तो वो बेसिकली किससे करता है, जू स्पोर से करता है। तो याद करने वाली बात ये है इसमें कि ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स है, दैट इज जू स्पोर, ये फ्लैजुलेटेड इन नेचर होता है, यानी मूवेबल होता है, इसके पास फ्लैजुला होता है। नेक्स्ट टर्म में हम आते हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो डाइवर्स होता है, बट इसकी भी जो मेथड है ना बहुत ही डाइवर्स होती है। जैसे कि वो आइसोगैमस इन नेचर हो सकता है। आइसोगैमस नेम ही बता रहा, आइसो यानी कि सेम, और गैमस यानी कि गैमेट्स, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स हूबहू सेम हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाइसोगैमस। ऑफ कोर्स एनाइसोगैमस यानी कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, यानी जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है दे बोथ आर डिफरेंट। थर्ड हमारे पास ओगैमस आ गया, जो सिमिलर कंडीशन देखने को मिलता है मैमल्स के अंदर, जहाँ पे एक एग होता है, ओवम होता है जो स्टैटिक होता है, एंड जो मेल का स्पर्म होता है वो फ्लैजेलेटेड होता है, छोटा होता है। सो इस वे में वो क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्शन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया इनके एग्जाम्पल्स को याद रखना। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा, ये एग्जाम्पल है। मैंने आपको एक निमोनिक दे दिया, अगर आपको वो तो बोलते हैं ना एक सिंपल टर्म में याद नहीं होता तब कैसे याद करेंगे, SUV क्लासिक कार, आप इसको 10 बार बोलिए याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। Isn't it clear? ओके, अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट, सो नेक्स्ट वाला पार्ट है फियोफाइसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं कि ये जो फियोफाइसी है ना, अगेन इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है, समझते हैं।
कि जो मेंबर ऑफ फियोफाइसी है ना उसको हम ब्राउन एल्गा बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि फियोफाइसी इज नथिंग बट जिसको नॉर्मल वेरी लेम लैंग्वेज में बोलते हैं तो इट्स अ ब्राउन एल्गा, और ये बेसिकली ना मराइन हैबिटेट में देखने को मिलता है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, जैसे कि मराइन फॉर्म में रहता है तो वो बहुत ही अलग अलग वैरायटीज के शेप्स एंड फॉर्म से पाया जाता है। दे रेंज फ्रॉम सिंपली ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस, एग्जाम्पल आ गया और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि सिंपली ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, अगर ये दो वर्ड का स्पेसिफिकेशन हुआ तो उसका आंसर क्या होगा? एक्टोकार्पस। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच, बहुत ज्यादा ब्रांच होगा, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? कैल्प। अगर सिंपली ब्रांच आएगा तो ऑफकोर्स देखो एग्जाम्पल्स आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही पढ़ना है। तो अगर आपको सिंपली ब्रांच आ जाएगा तो एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूजली ब्रांच या बहुत हेविली ब्रांच होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैल्प बोलेंगे। विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर। ये जो कैल्प है ना ये बहुत ही विशाल टाइप ऑफ एल्गा है, यानी कि ये ना बहुत 100 मीटर तक भी जा सकता है। इसको ना ब्राउन एल्गा का पिगमेंट क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर दो पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन से? पिगमेंट ए एंड सी। पिगमेंट कौन से? ए एंड सी। जो ऊपर क्लोरोफाइल था उसमें क्या था? ए बी था, इसमें कौन सा? ए सी है। कैरोटीनॉइड, कुछ एक्स्ट्रा पिगमेंट्स भी है जैसे कि कैरोटीनॉइड हो गया, ज़ेंथोफिल्स हो गया, इट्स अ वेरी नॉर्मल पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है। They may vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment. Oh, very important. क्या आपको पता है ना कि ब्राउन के अंदर बहुत सारे शेड्स होते हैं, तो सिमिलरली जैसे कि इसके पास ब्राउन इन नेचर है तो ये बहुत ही वेरी कर सकता है। वो ऑलिव ग्रीन से लेके बहुत सारे डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन के अंदर प्रोड्यूस देखने को मिल सकता है। उसका रीजन क्या है? ज़ेंथोफिल पिगमेंट के कारण। फ्यूकोसेंथिन रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट इन देम, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इतने वेरिएशंस ऑफ कलर के लिए? ज़ेंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोसेंथिन। फ्यूकोसेंथिन ब्राउननेस के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फूड इज स्टोर्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट। जैसे ऊपर पायरिनॉइड के फॉर्म में वो स्टोर पायरिनॉइड के अंदर स्टोर था, यहाँ पे कैसा स्टोर्ड है वो? तो फूड को स्टोर किया जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजनिंग में सिंपल दे दिया जाएगा और आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको देखो जब भी असर्शन रीजनिंग आए ना उसका इज द ऑफ भी बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो फूड क्या करता है? वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है, विच मे बी इन फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल। वेरी इंपॉर्टेंट कि फूड किस किस वे में स्टोर हो सकता है इन ब्राउन एल्गी? लेमिनेरिन एंड मैनिटोल के फॉर्म में। द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड आउटसाइड बाय जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन। देखो इसमें भी इनर सेल्यूलोज है लेकिन इसमें आउटर किसमें है? जिलेटिनियस कोटिंग है एल्जिन का। उसमें क्या था? ऊपर वाले क्लोरोफाइसी में उसमें था इनर तो सेल्यूलोज था लेकिन आउटर क्या था? पेक्टोज था। ऊपर वाले में पेक्टोज था और इधर क्या है? एल्जिन है। एल्जिन का कैसा नेचर है? वो जिलेटिनियस कोटिंग है, यानी कि जेल लाइक सब्सटेंसेस आपको देखने को मिलता है। देखो ये सारी चीज ना बेसिक जो हाईलाइटेड टर्म है वो तो आपको याद करना ही करना है, एंड मेक श्योर दैट आपको पहली बार में याद नहीं होगा। यू हैव टू वॉच इट नॉट वंस। मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज मैं भी पैनिक करती थी कि क्यों मुझे एक बार में याद नहीं होता था। सो प्लीज डोंट डीमोटिवेट एंड लर्न एज मेनी टाइम एज यू कैन। द क्लोरोप्लास्ट, जब जो उनका प्रोटोप्लास्ट है, कंटेन करता है इन एडिशन ऑफ प्लास्टिड और सेंट्रलाइज लोकेटेड वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। यानी कि जब हमने फियोफाइसी के सेल को देखा तो देखा कि ना इनके पास ना बहुत बड़ा ना इनके पास ना बहुत बड़ा वैक्यूल भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियस भी सेंट्रलाइज्ड प्रेजेंट है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। अब यहाँ पे 3 वर्ड बड़ा ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। बेसिकली ना मैंने आपको बताया था कि जो ब्राउन एल्गी है बहुत ही लंबे हाइट तक जा सकता है। तो जब ये प्लांट बहुत लंबे हाइट तक रीच करता है तो हमने ना डिफरेंट सेक्शंस को डिफरेंट नाम दे दिया है कि जो सबस्ट्रेटम, व्हाट इज सबस्ट्रेटम? जो जमीन से जुड़ा हुआ हो ना, जो सेक्शन जमीन से जुड़ा हुआ हो उसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट। हैज अ स्टॉक, और ये जो लंबी कड़ी देखने को मिल रही है ना आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइपो बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट बोलते हैं। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, याद रखना ये ब्राउन एल्गी के लीफ भी क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड बोलते हैं। देखो देखने में तो ये बड़ा ही इजी नाम लग रहा है, होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रॉन्ड, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस पढ़ेगा कंफ्यूजन क्रिएट होगा।
याद रखना व्हाट इज होल्ड फास्ट, जिसने होल्ड करके रखा है पूरे प्लांट को, दैट इज नथिंग बट उनका लोअर वाला पार्ट। व्हाट इज स्टाइप, स्टाइप उनका मेन बोलते हैं ना, एक जड़ा होता है, इट्स लाइक अ मेन बॉडी, दैट इज नथिंग बट स्टाइप। जो लीव्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब अगेन हमने कुछ कुछ पढ़ा, इसमें ज्यादा देखो जैसे जैसे आप प्रोसीड करते जाओगे ना उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कम होते जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स कम है लेकिन है, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं कि वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, जैसे कि ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल करते हैं बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से। याद रखना इसमें स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि भाई ब्राउन एल्गी के अंदर फ्लैजिला तो होगा ही होगा, लेकिन दो ही होगा, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर and that are pear shaped and have unequal laterally attached flagella। देखो जूस्पोर के बारे में इतना डिस्क्रिप्शन जो पिछले कभी भी कोई भी सेक्शन में दिया नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका जो जूस्पोर है ना कौन सा ब्राउन एल्गी का, वो पहली बात तो पियर शेप होता है, दूसरी बात बाइफ्लैजिलेटेड होता है, तीसरी बात अनइक्वल होता है, चौथी बात लेटरली प्रेजेंट होता है। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कैसे वापस समझेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन से करता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जूस्पोर से करता है। ऑफ कोर्स जूस्पोर जो प्रीवियस सेक्शन यानी कि क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट था, लेकिन क्लोरोफाइसी का जो जूस्पोर है उसका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया था, वो सिर्फ बोल दिया गया था कि फ्लैजिलेटेड होता है। लेकिन हमारा जो ब्राउन एल्गी उसमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जो यहाँ का जूस्पोर होता है, पहली बात वो पियर शेप्ड होता है, दूसरी बात वो अनइक्वल होता है, अनइक्वल बाइफ्लैजिलेटेड होता है, यानी कि दो फ्लैजिला तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन दोनों सिमिलर नहीं होते, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात वो लेटरली अटैच्ड होता है। ये तीनों डिस्क्रिप्शन आपको एज ए स्टूडेंट याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, ऊगैमस हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogoneum या oogamous स्पीशीज। यानी कि मैंने बताया कि ब्राउन एल्गी बेसिकली मरीन वाटर में पाया जाता है, तो इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो या तो पानी के अंदर होगा, या तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक और कंडीशन पाई जाती है oogamous कंडीशन, यानी कि जहाँ पे स्टैटिक एग होता है, स्पर्म होता है, यानी कि ओवम के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाए, यानी कि उस पर्टिकुलर वे में भी हो सकता है। तो गैमेट्स आर पायरीफॉर्म, कितने बार बोलेगा इनको ना, ब्राउन एल्गी को ना पियर्स बहुत पसंद है, दैट इज नथिंग बट अ पायरीफॉर्म यानी कि पियर शेप एंड बेड टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। वापिस वही डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि इनके जो गैमेट होंगे उनके पास दो लेटरली अटैच्ड क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। अब इनके इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आते हैं, कौन से एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गैसम एंड फ्यूकस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। अब इसका एग्जाम्पल भी मेरे टीचर ने बताया था, SELF डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, ठीक है। मैंने तो ऐसी मतलब एज योर विश, या तो आप अपना खुद का बनाओ, या तो जो मैं दे रही हूँ उसे याद करो, या तो सिंपली लर्न कर करके याद करो, कैसे भी याद करो बट याद होना चाहिए क्योंकि पेपर में आते हैं। तो S फॉर सार्गैसम, E for ectocarpus, L for laminaria, F for fucus, D for dictyota। याद रखना हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ectocarpus, dictyota, laminaria and sargassum and fucus, ठीक है। क्लियर हुआ? अब हमने क्या पढ़ा, चलिए इसको वापस अगेन से कंसाइज फॉर्म में पढ़ लेते हैं। अभी हमने जस्ट खत्म किया है फियोफाइसिस, जिसको हम ब्राउन एल्गा भी बोलते हैं। इसके अंदर ब्राउननेस क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पिगमेंट पाए जाते हैं, तो पिगमेंट ए एंड पिगमेंट सी। इनको ना पियर्ड बड़े पसंद है, इसलिए इनके जितने भी गैमेट है वो पियर फॉर्म्ड, पायरी फॉर्म्ड होते हैं। इनका मेन इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है पता है? डिस्क्रिप्शन नंबर 1 कि इनके पास बाइफ्लैजिलेटेड होता है। डिस्क्रिप्शन नंबर 2 ये लेटरली प्रेजेंट होता है। डिस्क्रिप्शन नंबर 3 ये अनइक्वल होता है। डिस्क्रिप्शन नंबर 4 ये पायरीफॉर्म होता है। एक अगेन इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो इनर तो वो सेल्यूलोज से होता है, लेकिन आउटर जो कवरिंग होता है वो जिलेटिनियस फॉर्म प्रेजेंट होता है, जिसको हम एल्जिन बोलते हैं। और ये जो खाना जिस फॉर्म में स्टोर करते हैं ना ये ब्राउन एल्गी, को हम क्या बोलते हैं, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। याद रखना खाना स्टोरेज का फॉर्म कौन सा है, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल।
इनके एग्जाम्पल्स आ गए हमारे पास, एक्टोकार्पस, डिप्टेरोटा, लेमिनेरिया, सार्गैसम एंड फ्यूबस। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ब्राउन एल्गी खत्म होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले एल्गी के ऊपर, दैट इज नथिंग बट रूडोफाइसी। रूडोफाइसी ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल टर्म में रूडोफाइसी है, एंड कॉमन टर्म में हम इसे रेड एल्गा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अगेन, इसका रीजन बिकॉज इसके अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज आर फाइकोइरिथ्रिन। तो इसका रीजन क्या है, आर फाइकोइरिथ्रिन। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गा आर मराइन विद ग्रेटर कंसेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। ये तो बेसिकली ओशन बेड्स में बहुत ही नीचे पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर उनकी ज्यादा अबंडेंस हमें वार्म वाटर में देखने को मिलेगी। They occur in both well-lighted region close to the surface of water and also at the great depth in ocean, whereas the relatively little light penetrates। यानी कि हाँ, कुछ कुछ तो भाई ओशंस के ऊपर वाले लेवल पे पाया जाता है, और कुछ कुछ एकदम डीप ओशन में जहाँ पे बहुत ही लाइट इंटेंसिटी बड़ी ही कम आती है, वहाँ पे भी पाया जाता है। द रेड थैली यानी कि जो रेड कलर की जो बॉडी होती है उनकी, ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गा आर मल्टी सेल्यूलर। वेरी वेरी इसका डिस्क्रिप्शन सिमिलर दिया हुआ है कि जो रेड एल्गा है वो बेसिकली मल्टी सेल्यूलर होता है। सम ऑफ देम हैव द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो फूड स्टोरेज का मेथड है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, ऊपर कौन से फॉर्म में था, मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, और यहाँ पे कौन से फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, जो सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन नेचर। देखो मैं आपको दावा करके दे सकती हूँ कि ये क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आता है। अगर ये चैप्टर का टेस्ट है तो ये क्वेश्चन पक्का ही आता है कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो किससे सिमिलर है। उसका आंसर क्या होगा, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। क्या प्रेजेंट है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। The red alga usually reproduce vegetatively by fragmentation. They produce asexually by non-motile spore। देख रहे हो कि important क्या हो गया, non-motile, क्योंकि पहले दो में क्या था, मोटाइल था, स्पेसिफिकेशन भी था, लेकिन जो रूडोफाइसी होता है ना वो बेसिकली नॉन मोटाइल नेचर होता है। एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, जैसे कि मैंने बताया था, अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। देखो इसकी एक बहुत ही विशेष लैंग्वेज यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। देखो यहाँ पे तो बेसिकली नॉन मोटाइल है हर चीज़, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस दे दिया गया है जो लोग मिस कर जाते हैं, और इस पर असर्शन रीजनिंग आ जाता है कि ये होता तो oogamous कंडीशन है, लेकिन बाकी दोनों में कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट नहीं होता है, वो ज़्यादा एडवांस नहीं होता है। लेकिन पर्टिकुलरली रेड एल्गा में क्या होता है कि वो इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही oogamous फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट होता है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम एंड ग्लेसिलेरिया। ठीक है, PPGG, पानी पूरी गोलगप्पा, दैट इज हाउ आई लर्न। ठीक है, तो क्या क्या होगा, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिलेरिया एंड जेलिडियम। तो क्या क्या होगा, पानी पूरी गोलगप्पा। वेरी इजी। ठीक है, या तो आप सिमिलरली PPGG भी याद रख सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट ट्रस्ट मी जितना वियर्ड आप उसका निमोनिक बनाओगे ना उतने लंबे वक्त तक आपको याद रहेगा। देखो रोडोफाइसी बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, उसमें सिमिलरली बताया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट बात याद करने वाली कौन सी है, फ्लोरिडियन स्टार्च जो सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इनका जितने भी स्पोर्स है वो नॉन मोटाइल होते हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कौन से प्रेजेंट होगी कि इनके पास आर फाइकोइरेथिनिन नामक चीज़ प्रेजेंट होती है। ठीक है, नॉट ओनली दैट, इसके पास कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी देखने को मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ रेड एल्गी में पाया जाता है। अभी हमारे पास ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, तो समराइजेशन है सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये ऐसा टेबल है ना जो इसके जो सेंटेंसेस है आपको रिटन फॉर्म में भी देखने को नहीं मिलेंगे, पैराग्राफ्स में। तो ये पढ़ना हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ओके, क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्लासेस कि कौन से थे, 3 क्लासेस थे हमारे पास, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रूडोफाइसी। कॉमन नेम क्या क्या है इनके, ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा। मेजर पिगमेंट कौन से मैंने बताया था, क्लोरोफिल AB, क्लोरोफिल AC एंड क्लोरोफिल AD। देखो
यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ है, रेड एल्गी में फाइकोएरिथ्रिन तो दिया हुआ है, लेकिन क्लोरोफिल एडी भी दिया हुआ है जो इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया हुआ था। इसलिए टेबल्स को पढ़ना, डायग्राम्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। अभी क्वेश्चन आ जाता अगर आपने टेबल को निगलेक्ट कर दिया तो होता कि भाई ये तो वही है ना मेन कैरेक्टर जो हमने यहाँ पे थ्योरी में पढ़ा था। अगर आपने निगलेक्ट कर दिया होता तो आप ये नहीं जान पाते कि एडी भी प्रेजेंट है, जो डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया हुआ है लेकिन टेबल में दिया हुआ है। दैट इज वाई क्वेश्चन आते थे, बहुत सारे बच्चे बोलते कि भाई ये तो था ही नहीं सिलेबस में था, तुमने पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल एडी। देखो मैंने कैसे याद किया था, ए सब में कॉमन है, बी सी डी, हो गया सिंपल। अब फूड स्टोरेज किस किस फॉर्म में होता है, इसमें सिंपल स्टार्च के फॉर्म में होता है, इसमें मैनिटोलिन लेमिनेरिन फॉर्म में होता है, इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। सेल वॉल इसमें सेल्यूलोज का बना होता है और पैक्टोज का भी बना हुआ होता है, जिसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। देख रहे हो ये टेबल ना आधा अधूरा है, किसमें एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, कभी कभी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन कार्ड भी लिया हुआ है। यहाँ पे सेल्यूलोज और एल्जिन की वजह से होता है, यहाँ पे सेल्यूलोज पैक्टिन, और देखो यहाँ पे एक और वर्ड याद आया है, पॉलीसल्फेट ईस्टर। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि कौन से सेल वॉल्स प्रेजेंट है रूडोफाइसी के अंदर, अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाते तो सिर्फ सेल्यूलोज और पैक्टिन आता, पॉलीसल्फेट आता ही नहीं। बट आपको पता होना चाहिए ना कि पॉलीसल्फेट भी प्रेजेंट है, वो थ्योरी में नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख रहे हो कैसे घुमा रहा है। अभी फ्लैजिला की बात किया हुआ है, देखो फ्लैजिला का डिस्क्रिप्शन उनकी थ्योरी में नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरोफाइसी के। क्या दिया हुआ है, 2 to 8 इक्वल अपाइकल प्रेजेंट होता है, यानी 2 से लेके 8 फ्लैजिला तो प्रेजेंट होता है लेकिन उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो इक्वल होता है और अपाइकल होता है, यानी कि हेड पे प्रेजेंट होता है। ऐसे यहाँ पे 2 होता है, अनइक्वल होता है, लेटरल होता है, यहाँ पे सिर्फ बाय 2 ही होता है, अनइक्वल होता है और लेटरल प्रेजेंट होता है। रूडोफाइसी में क्या होता है, एब्सेंट होता है। कहाँ पे रहते हैं ये लोग, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, ब्रेकिश वाटर में, थोड़ा सा नमकीन खारा पानी में रह सकते हैं, सॉल्ट वाटर में कुछ बहुत ही कम मात्रा में सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में रेयर, देखो ये रेयर जहाँ पे लिखा ना, ये भी याद रखना कि फियोफाइसी जो ब्राउन एल्गी होता है वो फ्रेश वाटर में बहुत ही कम होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ब्राउन एल्गी बेसिकली वो मरीन लाइफ में पाया जाता है, ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है, सॉल्ट वाटर में पाया जाता है, तो ऑफकोर्स फ्रेश वाटर में तो रेयर ही होगा, वेरी लॉजिकल। फ्रेश वाटर कुछ कुछ में, यानी कि इसमें तो भाई थ्योरी में भी डिस्क्राइब किया गया कि फ्रेश वाटर कुछ कुछ में पाया जाता है, ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है, सॉल्ट वाटर में भी पाया जाता है, मोस्टली तो ये सॉल्टी वाटर में ही पाया जाता है, ओशन के बेड में पाया जाता है, बहुत ही कम होता है, सम वेरी वेरी सम जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो यहाँ तक आपका क्या होता है, एल्गे वाला पार्ट कंप्लीट होता है, और बाकी हम चीज़ जो बाकी जो रिमेनिंग है, ब्रायो, टेडीरो, ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले सेक्शन में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। सो आई होप कि इतना क्लियर है। आप बार बार इसे रिवाइज करिए। फर्स्ट सेक्शन है, बेसिक सेक्शन है, इसमें क्या करना है आपको, हर चीज़ों को याद करना ताकि आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए बहुत ही ईज हो सके। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद रिमेनिंग पोर्शन। टिल देन बाय बाय।